हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने और आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी तारीफें की जा रही हैं। पाकिस्तान में तारीफें की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और मजीद टॉपिक बी के इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल रैली हुई है रहीम यार खान में, उसको किस तरह देखते हैं। और साथ साथ इसाक डार साहब के वापस आने की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि वो ट्यूसडे से एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। माय और प्लेजर। क्या कहेंगे सर आप इन सब बातों के देखिए, ऊपर? यूनाइटेड नेशंस का मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के 5 पॉइंट क्या थे जो ज्यादा डिस्कस किए सारी दुनिया की नेशंस ने मिलकर। एक पॉइंट तो यूक्रेन की वार थी, दूसरा फूड इन्फ्लेशन, महंगाई, जो फूड की कीमतें बढ़ रही हैं, पोलराइजेशन थे तीसरा पॉइंट, चौथा एनर्जी था, पांचवा माहौलियात, मौसमियात, ग्लोबल वार्मिंग था। इनमें से 3 जो है वो पाकिस्तान रिलेटेड थे, एनर्जी और बिलखसूस जो सैलाब का एक पाकिस्तान ड्रामा यहां तक हो रहा है कि वो कहते हैं जी जानबूझ के सैलाब पाकिस्तान पे भेजा गया है, वहां पे इस तरह की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। और ग्लोबल वार्मिंग का भी पाकिस्तान शिकार है। बल्कि मैंने कल एक प्रोग्राम में मैं एक प्रोग्राम में, तो वहां पे लोगों ने ये भी बातें की हैं कि जी हम दुनिया के पोल्यूशन से वी आर सफरिंग। भाई सारी दुनिया सफर हो रही है, आपको अकेले नहीं है। सैलाब चाइना में भी आया है, यही सैलाब जो आपके पास आया है। और उन्होंने मिसालें कायम की हैं कि 50-50 हजार लोग एक रात में उन्होंने एवैक्यूएट किए हैं वहां से, फ्लड इफेक्टेड एरिया से। अब आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ना खाने को कुछ हो, आप करप्शन में डूबे हो, तो दुनिया का कसूर नहीं है। आपको आदत पड़ चुकी है कि आप जहां जाते हैं कहते हैं कि डॉलर दो, हमें रुपए ना दो, और दो वो भी लंदन में या दुबई में, यहां ना दो पाकिस्तान में। तो उसमें दुनिया को आप कसूरवार ठहराते हैं। वो इस तरह वो कहते हैं अब आगे बात नहीं चलेगी, लेकिन दुनिया को इस वक्त जिन चीजों का बुखार है, देखें, एक तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्हीं के पास पैसा है, उन्हीं के पास ख्वाहिश होती है गरीबों की मदद करने की। हालांकि अपने टैक्स पेयर्स का पैसा निकाल के जाके इन भूखे मुल्कों में देना और वो लंदन पहुंच जाना, कनाडा आ जाना, पैसों का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी ड्रामाबाजी होती है इसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए। और एक दुनिया को बताना कि देखें जी हम कितने इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन उनका यही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका सबसे बड़ा इस वक्त जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो यूक्रेन है। और दूसरा, आपका सैलाब बहुत आया इसमें, बेशक आपके 3.5 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं। एंजेलिना जूली वो वहां पे जाहिर है को मजाक करने तो नहीं गई ना, कोई इशू था तो गई है, लेकिन आप नहीं इसमें इंटरेस्टेड, आप सीरियस नहीं है। आपकी रूलिंग एलीट जो है, जो डुअल नेशनल है, उनका इस वक्त सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट आर्मी चीफ। पूरे पाकिस्तान का इशू इस वक्त द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट आर्मी चीफ है। इस वक्त आपके 3.5 करोड़ से मैं कहता हूं 10 करोड़ लोग भी जो है ना, वो अगर खत्म हो जाए तो आपकी सुई वहां से जरा 1 मिनट के लिए भी इधर नहीं होगी। और दूसरा, ये सैलाब या आफत जो है, वो आपकी जहां पे रूलिंग एलीट के बड़े बड़े महल्लात हैं, इस रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक, वहां नहीं आया सैलाब। तो इसलिए आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। अर्तुगरुल गाजी की सारी उनकी जो एक्टर थे वो पहुंच चुके हैं। आपके एक्टर अभी अमेरिका कनाडा के अंदर शो कर रहे हैं। बिल्कुल। वो डॉलर बना रहे हैं, पाउंड बना रहे हैं। अफसोस, एक अपने मुल्क का इंसानी अलमिया जो है उस पर तवज्जो ना देंगे। अब मैं यूनाइटेड नेशंस के स्पीचेस की तरफ आना चाहता हूं। इस वक्त 2 लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे प्रमोट किया है। शहबाज शरीफ साहब के ऑब्जेक्टिव कुछ और थे, बिलावल भुट्टो साहब के ऑब्जेक्टिव कुछ और थे। बिलावल भुट्टो साहब अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहे हैं अगले प्राइम मिनिस्टर के, और शहबाज शरीफ साहब फोटो आप बनवा रहे हैं अपने रिटायरमेंट के बाद, तस्वीरें अपने पोतों दोतों को दिखाने के लिए। उन्होंने किसी की लिखी एक स्पीच वहां पढ़ी जो नजर आ रही थी, बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज थे उसमें, वो उन्होंने पढ़ी है। और उसमें उन्होंने कोशिश की है कि जिस तरह दुनिया के सारे मसाइल वो भी हल करेंगे। उन्होंने इसराइल की बात भी की, उन्होंने सब पूरी दुनिया के जो मसाइल उन्होंने बात की, और इस हालात के बारे में बात उन्होंने की, पैसे दो ताकि हमारा कुछ मूड बने। लेकिन ये कि वो इस वक्त दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान को जो इस वक्त 160 मिलियन का यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्बल सी बात की है, वो भी जरूरी नहीं है कि वो दें।
जो बाइडेन ने भी अपनी स्पीच के अंदर कुछ पैसों का वादा किया है, लेकिन वो जरूरी नहीं देंगे वो आपको, क्योंकि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है। सैलाब वालों को देखने के लिए दुनिया क्यों इंटरेस्टेड होगी? आपको खुद देख, आपने यहाँ पे न्यूयॉर्क में 2 चीजें बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये 77वां इजलास था, 3 साल के बाद पहला इजलास हुआ है। आपके जो पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, उन्होंने वहां पे तस्वीरी नुमाइश लगाई है सैलाब ज़दगान की, लेकिन साथ आपके पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं, उन्होंने बाहर नुमाइश लगाई है, अपने बैनर्स की गालियां निकाली हैं पाकिस्तान को और आपके प्राइम मिनिस्टर को। तो इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा 2 ग्रुपों में डिवाइड है। एक जो खड़ा था वहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर, और दूसरा पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान को मदद करें कैसे, क्योंकि वो भी डर रहे हैं दुनिया की तरह। वजह आपकी करप्शन की स्टोरियां। आपके इस वक्त ट्रक जाते हैं, कराची से निकलते हैं, लाहौर से ट्रक जाते हैं, वो सैलाब ज़दगान के पास पहुंचने से पहले ही लूट लिए जाते हैं। बिल्कुल। लोग इस वक्त देखते हैं उन लोगों को कि 3.5 करोड़ बंदा खुले छत के नीचे है, उनकी मदद करना भी चाहता है, लेकिन समझ नहीं आती कि करें कैसे। आप बहुत जालिम लोग हैं, आप बहुत जालिम लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं समझता हूं आप ये बंदोबस्त करें कि वो 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग आपके लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं मुसलसल, तो आप किस तरह बचेंगे उनकी बद्दुआओं से? आज रहीम यारखा में जलसा हुआ है, जहां से तकरीबन 20 मील के फासले पर लोग जो है खुले आसमान के नीचे, ना खाने को है ना पीने को है, जानवर भी जिनके मर गए, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये स्टेज पे और म्यूजिक पे और माइक पे खर्चा कर रहे हैं। नहीं, खर्चा क्या होता है? मैं आरजू खासकर बड़ी चीजें नोट करता हूं। मैं स्पीच जो सुनता हूं, खान साहब की हर स्पीच को सुनता हूं, अफसोस की बात मैं नीचे देखता हूं कि खवातीन मेकअप करके आती हैं, म्यूजिक पे डांस कर रही होती हैं, बच्चे म्यूजिक पे डांस कर रहे होते हैं। ये कार्निवल होता है, ये सियासी जलसा नहीं होता। और मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि खान साहब ना सियासी उनकी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है। खान साहब की जमहूरी तरबियत होती तो ये असेंबली में बैठ के वहां पे सियासत करते। अब तो कह रहे सर कि मैंने वापस जाना है असेंबली में। नहीं नहीं, वो कहते हैं तख्त या तख्ता। उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर अगले दिन बैठ के कहा है हमारे मर्जी का आर्मी चीफ ना हो तो हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे। इस वक्त वो उन्होंने खुद कह दिया, तख्त या तख्ता, उन्होंने कहा है कि हमारा आर्मी चीफ ना हुआ तो सियासत खत्म। तो इसके बाद वो किस तरह जाएंगे? इस वक्त तो जोर जो है वो तो सारा आर्मी चीफ पर है, अपॉइंटमेंट पर है। वो तो खान साहब समझते हैं अगला आर्मी चीफ इनकी मर्जी का ना हुआ तो इज डन, इज ओवर। इसी वजह से मैं कहता हूं ये ना सियासी है ना जमहूरी है। इनको क्या पता सियासत क्या होती है, जमहूरियत और किरदार क्या होता है, किरदार क्या होता है, इनको क्या पता है? देखिए ना, अगर मैन ऑफ कैरेक्टर होते तो सूबा सरहद की असेंबली भी खत्म करते, पंजाब की भी खत्म करते, आजाद कश्मीर की भी खत्म करते। लेकिन जहां इलेक्शन जीत जाए वहां सियासत ठीक है, वहां जमहूरियत भी ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है, इन्होंने अगले दिन मैसेज किया है किसी से बात की है इन्होंने, इनकी मुलाकातें जो हो रही हैं, इन्होंने कहा है कि बाप पार्टी और दूसरी पार्टी एमक्यूएम को तोड़ के मुझे लाया जाए। इन्होंने पीएस पार्टी को भी मैसेज भेजा है, जरदारी साहब को, कि अगर आप आ जाएं तो हम पीडीएम से अच्छी आपको पैकेज देंगे। लेकिन वो हाथ नहीं पड़ रहा। जिस दिन हाथ पड़ गया वहां भी जमहूरियत ठीक हो जाएगी। सर इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट से भी कांटेक्ट किया, सुनने में आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी ये कह रहे हैं कि हमें फिर ले आओ। नहीं आरजू, ये कांटेक्ट होता है जो कभी कभी हो। तो जब डेली बेस पे मिन्नतें तरले हों, पांव में पड़े हुए लोग हों, उसको कांटेक्ट नहीं कहा जा सकता। इस वक्त 4-5 जो इनके पीटीआई के लोगों की ड्यूटी है कि डेली बेसिस पे मिन्नतें करो, जाके इनकी मिन्नतें करो, कोई रास्ता निकल आए, दोबारा ये हमें गोद में ले लें, ये हमारा दोबारा नैपियां चेंज करें, ये दोबारा एमएनएस को उठा के लाएं बजट पास कराने के लिए, ये धमकियां दे लोगों को, ये कालें करें उनको। नैब का चेयरमैन मेरी जेब में हो, मैं ब्लैकमेल करूं, लोगों के खिलाफ केसेस बनाऊं, ये चाहते हैं। ये चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, ये कहते हैं। इनको चाहिए इस वक्त 15-20 उस्मान बुजदार, 15-20, और खान साहब रिमोट कंट्रोल से, चाहे बनी गाला से चलाएं, चाहे लंदन में बच्चों के पास अपने बैठ के वहां से रिमोट कंट्रोल से चीजें ऑपरेट करें, या फिर इनके जो बच्चे इंपोर्टेड हैं, जो अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे हैं,
जो कुछ अमेरिका से ले गए, कुछ इंग्लैंड से ले गए, वो सारे गवर्नमेंट को चलाएं, रिंग रोड बनाएं, अरबों खरबों के वहां जायदादें बनाएं और इनको भी खिलाएं और खुद भी खाएं। ये मेरा मतलब, जब प्लान ये हो तो फिर इस तरह ही होता है। देखें, इसमें कभी आज तक इनके मुंह से आपने कोई सुना है ऐसी चीज इन्होंने कहा हो कि मैं मुआशी इनकलाब किस तरह लाऊंगा? कहते हैं 5 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी मैं लेके आऊंगा। वो 3.5 साल क्यों नहीं लेकर आए भी उनको? उस वक्त शर्मा रहे थे आप उनसे? 3.5 साल में आपने इकोनॉमी का कोई सिंगल प्लांट यहां लगाया हो, आपने कोई सिंगल डैम बनाया हो आपने? आप मिसाल दें ना, आपने 3.5 साल क्या किया? सर, आप जैसे कह रहे हैं अमीर लोगों की बिगड़ी औलादें, उससे मुझे याद आया कि अभी इमरान खान की पार्टी के इस बड़े सपोर्टर्स हैं हमारे, सीनियर जर्नलिस्ट अयाज अमीर साहब, बहुत पैसे वाले, उनके बेटे ने अपनी बीवी को जिस तरह से मार डाला, वो भी इमरान खान के सपोर्टर हैं। वो शाहनवाज अमीर, उनकी भी तस्वीर आती रहती थी इमरान खान के साथ। और अब जो जुर्म किया है, आपके ख्याल से कोई सजा हो पाएगी या निकाल के ले जाएंगे? मुश्किल। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ। आपके मुझे नहीं पता था। याज मीर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े इंटेलेक्चुअल है, मैं उनके जो वो आर्टिकल लिखते हैं वो पढ़ता हूँ। मुझे आज ये नहीं पता कि उनके वालिद साहब का इंतकाल किस तरह, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। मुझे आज तक मुझे ये नहीं पता था कि याज मीर के ऊपर एक मुबैना, अब मुझे नहीं पता क्या ठीक कि उनके ऊपर भी चार्जेस हैं एक 18 साल बच्ची को रेप करने। मुझे ये नहीं पता था आज तक कि इस बच्चे की 3 शादियां हो चुकी हैं पहले। मुझे ये भी नहीं पता था कि याज मीर साहब की जो मिसेज थी, उनकी पहले पीरजादा साहब से शादी थी, डिवोर्स लेके इनसे शादी करके, इनसे डिवोर्स लेके फिर जाकर उन्होंने पीरजादा साहब से शादी की। और ये ड्रग एडिक्ट भी है, ये भी शायद आप। और देखिए, ये मैं कहता हूं ना, ये अमीर लोगों के बिगड़ी औलाद बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और वो सारे इस वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस वक्त हमारे मौलाना मुफ्ती मैकियावेली नियाजी के सारे पैरोकार हैं सारे। ये मैकियावेली जो है, ये पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि फाइनल स्टेज है इस वक्त, फाइनल स्टेज पाकिस्तान। लेकिन सर, ये किस तरह का हमारे यहाँ माहौल बनता जा रहा है? इससे पहले भी कई इस किस्म के हमने मर्डर होते देखे और कोई सजा ही नहीं होती पाकिस्तान में। नहीं, सजा इन सोसाइटियों में जहां पैसा चलता हो, जहां पावर चलती हो, वहां सजाएं कहां होनी होती। आप मुझे ये बताएं कि 8 साल फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल चला है। ये जो बंदा कहता है रोज के मैं कानून की, जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, 8 साल, और फिर डिले टैक्टिक्स के साथ, फिर हम ख्याल जजों का ग्रुप बना, हर बंदे के मुंह के ऊपर अल्फाज हैं हम ख्याल जजेस। काजी फाइज ईसा को किस तरह इन्होंने उसके खिलाफ रेफरेंस पेश किया था। ये इंसाफ की पार्टी। आज जो आपके मुल्की हालात हैं, आपकी फेडरेशन खत्म हो चुकी है। सीसीपी और डोगर साहब की तस्वीर वीडियो देखने वाली थी, जिनको पंजाब की गवर्नमेंट वापस नहीं भेज रही इस्लामाबाद। आज जो बयान दिया है आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा केपी की ने, उन्होंने कहा है फेडरल ने उनसे पुलिस मांगी, उन्होंने कहा हम पुलिस नहीं देंगे। आपकी फेडरेशन खत्म हो चुकी है। आप पता नहीं किस मुंह से, अब सिर्फ ये एक बचा है कि ये जो आपके सूबे हैं अपने झंडे भी अलग बना लें, अपने तराने भी अलग बना लें और अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बना लें। अब यही फर्क है। फिर सर हम कहाँ जाएंगे इस्लामाबाद वाले, क्योंकि हम ना किसी सूबे के साथ है ना कुछ है, हमें तो बिल्कुल ही अलग समझा जाता है। मगर सर, साथ साथ ये जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उसमें वो अब कुछ बोलेगी जरूर, क्योंकि इसाक डार वापस आ रहे हैं, कहा जा रहा है नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। क्या चेंज होता देख रहे हैं आप? मैं देखो, उस्मान डार साहब के ऊपर कई एलिगेशन हैं, कोई नए नहीं है, उनकी हिस्ट्री मौजूद है। मैं रिसेंटली जो पढ़ रहा था उस्मान डार के साहब के हवाले से, उनकी सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट थी, डॉलर को कंट्रोल करके रखना। और वो कहते हैं उसके लिए उन्होंने कई बिलियंस डॉलर्स पंप किए पाकिस्तान की इकोनॉमी में। लेकिन मैं कल बड़ी डिटेल के साथ मैं सोचा कि वो कामयाब पॉलिसी थी, वो काम करती रही है, इकोनॉमी को संभाला देती रही है, इट वाज वर्किंग। और मैं यही सोच रहा हूं कि अपना इसहाक डार साहब वापस आके अगर डॉलर को कंट्रोल कर गए तो इकोनॉमी को कंट्रोल कर जाएंगे। देखें, मुझे लगता नहीं। उसकी वजह यह है कि आप इतनी दलदल में फंस चुके हैं, इकोनॉमिक दलदल, सियासी दलदल, और आपके इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुके हैं। आपके इंस्टीट्यूशन कोई भी एक भी मुझे मिसाल दें, अगर आप बताएं फला इंस्टीट्यूशन सही चल रहा है, एक भी इंस्टीट्यूशन अपने पांव पर नहीं खड़ा।
सारे इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुके हैं, मोराल खत्म हो चुका है, शराफत खत्म हो चुकी है, किरदार खत्म हो चुका है। सर ये न्यूज भी तो चल रही है कि ऑलमोस्ट 13 से 14 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने मिली भगत करके डॉलर रेट बढ़ाए थे और उसके ऊपर स्टेट बैंक ने भी कुछ नहीं कहा है, ये खबर भी निकली है। देखिए स्टेट बैंक तो आपका इस वक्त आपके कंट्रोल में ही नहीं ना, आपने तो वो तो वैसे ही IMF को दे दिए थे। और देखें कुछ भी इस वक्त मैं बता रहा हूं ना, पाकिस्तान के अंदर तो मारा मारी है, अफरा तफरी है। मुझे खुद नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान को रूल कौन कर रहा है, पाकिस्तान के शार्ट्स कौन कॉल कर रहा है, मुझे खुद नहीं पता। उसकी वजह यह है मैं बड़ी रिसर्च करता हूं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं, पाकिस्तानी हूं, मेरी मादरे मिल्लत है, दुख होता है जब उसके कपड़े फाड़ते हैं ये लोग। लेकिन इस वक्त फ्री फॉल पे पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही कि इसकी ब्लीडिंग कौन रोकेगा, किस तरह रुकेगी, कौन रोकने की सलाहियत रखता है, क्या होगा इस वक्त। क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि जब एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकता है, फिर उसकी तशखीस के लिए एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, डायग्नोज करता है, फिर दवाई देता है। तो आप तो अभी पहले मर लेते हैं, ब्लीडिंग ही नहीं रुक पा रही आपकी, ब्लीडिंग रुकेगी, फिर आपका एनालिसिस होगा, डायग्नोस्टिक होगा, फिर आपका इलाज होगा। लेकिन आपकी ब्लीडिंग और मजीद जख्म देने वाले लोग जो हैं वो खान साहब ने एक बात और मेंशन करना चाहूंगा आपको रहीम यार के हवाले से। उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह तूने तैयारी कर ली है, जो मैं करूंगा तुम्हें नहीं पता। पिछली दफा कहते हैं हम असला नहीं, मतलब उनका यही है हम तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी क्या है, मकसद असला लेकर, असला लेकर। तो उन्होंने कहा हम इस दफा तैयारी करके आए। तो अगर पहले उनका आज का इरादा था, बस आज निकल नहीं पाए, वो नहीं निकल नहीं पाए। लेकिन जब मेरा मकसद है कि अगर ये इरादा हो किसी का तो आप उसमें इसहाक डार क्या करेगा उसमें? बिल्कुल। आपके प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट क्या होगी न्यूयॉर्क में, आपके फॉरेन मिनिस्टर की रिस्पेक्ट क्या होगी न्यूयॉर्क में? लेकिन सर पिक्चर्स तो बना ली उन्होंने, जो बाइडेन के साथ भी पिक्चर बना ली है शहबाज शरीफ ने, और रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी, जिसके साथ इमरान खान को कॉल्स नहीं आ रही थी, फोन कॉल्स, उन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर ली। ये चेंज कैसे आया आपके ख्याल से? नहीं वो देखे ना, ओकेजन ऐसा था ना, वो कौन सा उन्होंने स्पेशल उनसे मिले, साइड लाइन्स पे मिलना, साइड लाइन्स पे खड़े हो तस्वीर बना लेना इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे अगर देखा जाए, आप हमारे डायस्पोरा के हर बंदे के घर में तस्वीर, मेरी 6 प्रेसिडेंट्स के साथ तस्वीर है, उसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे को वो दोस्त बन गए वो। हाँ ये है कि सिर्फ उसका फायदा ये है कि शहबाज शरीफ साहब अपने 2 पोतों को सारी जिंदगी दिखाते रहेंगे, देखो हाउ इंपॉर्टेंट आई एम। देखिए मैं इस वजीर इस प्रेसिडेंट के साथ बैठा हूं, हालांकि उनको नाम भी नहीं याद होता। और मजे की बात ये होती है ये जो प्रेसिडेंट जिनके साथ इन्होंने तस्वीरें बनाई हैं, वो सारा दिन उनके साथ हजारों लोग तस्वीरें बनाते हैं। कौन सा ये कमाल है। मकसद तो ये होता है पॉलिसी चेंज की हो, आपकी कोई बात सुनी हो। मजा तो तब था ना कि दुनिया आपको बिलियंस डॉलर्स देती है आपकी जाके सलाम के लिए ये मदद करें। किसी ने एक ने भी कोई कमिटमेंट दी है, कोई इन्होंने खुद को रोड मैप रखा हो, कोई ऐसा प्लान बना के दुनिया के सामने रखा हो कि देखें हमारे इतने लोग मर गए हैं, हम इस तरह करके बचना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं। ना किसी को एहसास है, ना किसी को वापस आएंगे, अपने जहाजों पे गए, मजे कर रहे हैं। जिस तरह नियाग्रा फॉल पे आपके स्पीकर साहब अभी पिछले हफ्ते अपने सारे टीम को लेकर सरकारी खर्चे पे नियाग्रा फॉल पे सैर करके गए, ये भी घूम फिर के जाएंगे। 72 वजीर, 25 मील में आपकी हुकूमत हो, सिर्फ 25 मील रेडियस में, और आपके 72 वजीर हो, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना कोई पिछले थे, ना अगले थे, ना आने वाले को ठीक होंगे। ये मेरा मकसद ये है ना कि माजी भी खराब हो, हाल भी खराब हो, और मुस्तकबिल का भी कुछ नजर ना आ रहा हो। आपकी हालत ये है। और इमरान खान वो 500 करोड़ जो जमा किए थे उन्होंने टेलीथॉन से, उसका भी कोई जिक्र फिक्र करते हुए नजर नहीं आ रहे। मगर वो ये उसमें आरजू नहीं, उसमें अताउल्लाह ताड़ साहब ने अगले दिन एक शो में कहा है कि लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं जो चंदा इकट्ठा हुआ है, लाखों में है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पता किया है कि वो करोड़ों में भी नहीं है, वो लाखों में है। ये अरबों की बातें करते हैं। और उन्होंने एक बंदे की मिसाल दी है कि किसी जर्नलिस्ट ने लंदन में जिस बंदे ने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट की है उससे पूछा है, उसने कहा मैंने तो इरादा किया है। भाई इरादा करने का क्या, इरादा करना और देने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। मगर से साथ साथ अगर हम देखें, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जी शेरों की फौज के जो लीडर है वो गीदड़, किसको कह रहे हैं ये, मतलब किस तरफ इशारा है आपके ख्याल से? बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है।
सारी दुनिया को जानता है, सारी दुनिया को पता है ये। और जिनको बाजवा साहब को कह रहे हैं, जाहिर है उनको भी पता है, ये सारी दुनिया को, वो ढकी छुपी तो बात नहीं। वो जिनको सुनाते हैं एक्स किया तो वाई की ड्यूटी लग गई, ड्यूटी से एक्स चला गया, एक्स वहां आ गया है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया। आज जो उन्होंने कहा है, आज तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा आपको कॉल आए, आप कहें मेरा आइन है, मेरा हक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये नहीं पता थाने के अंदर जब वो लटाते हैं जाके, तो वो ना आइन उनको नजर आता है, तो ना उनको आपके हकूक नजर आते हैं। फिर उसके बाद आप कहे आप होते हैं और उनके जूते होते हैं। ये खान साहब को नहीं पता। ये खान साहब, ये आप जो बातें करते हैं ये वेस्ट की, ये अच्छा मर्जी की बातें पिक करते हैं वेस्ट की मिसालें देने के लिए, अपनी मर्जी पे। जो आईएमएफ का जो डिस्कस कई दफा इन्होंने किया है, तो आईएमएफ की रिपोर्ट में से अपनी मर्जी की चीजें निकाली, जो इनके बारे में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान आपने पहुंचाया इकानमी को, उसकी बात नहीं करते। लेकिन ये कि बस जो एक चीज में कामयाब है, वो 25 करोड़ लोगों को उन्होंने अंधा और बहरा कर दिया है। सर आखिरी में पूछना चाहूंगी कि वो हामिद खान साहब जो इमरान खान साहब के साथी हैं, उनका कहना है कि जी वो जहांगीर तरीन और जो नईम खान थे उनके लिए अलीम खान के लिए उन्होंने कहा था कि उस वजह से झगड़ा हुआ था क्योंकि ये दोनों हाईजैक करने आए थे पार्टी को। देखें, हामिद खान ने का वो इस चीज पे तो मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन हामिद खान ने जो ये स्टेटमेंट दी है ना बाहर निकल के, कि हमने अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी, वो इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। उसके बाद अब देखें कि अब मेरा मकसद, उन्होंने तो पूरा डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा हमने भी माफी मांगी ही नहीं, हमने तो माजरत की है। मुझे क्या वो फर्क होता है दोनों में? माफी और माजरत में क्या फर्क है? नहीं, उन्होंने कहा अनकंडीशनल, लेकिन अनकंडीशनल माफी होती है कि मैंने अपने गिल्ट कर ली है सारी, लेकिन उन्होंने इस चीज को पोल्यूट कर दिया है। उन्होंने अदालती इक़दामात को, फैसलों को, चीजों को पोल्यूट कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग है उनका, मैं जो उनका ज्यादातर चीजें देख रहा था फवाद चौधरी के साथ, जो उन्होंने अपना एक वो स्टेटमेंट दे रहे हैं आगे पीछे, और वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। और खासकर उन्होंने अगले दिन जो कहा है कि ये इसको भेजा जाता है, फवाद चौधरी को भेजा गया है, ये वहां से इंस्ट्रक्शंस लेकर आता है। तो ये इंटरेस्टिंग। लेकिन वजह ये है कि इस वक्त जो आपकी सियासत में भी मोरालिटी नहीं है, मॉरल्स नहीं लोगों के, और जो सैलाब ज़दगान की बद्दुआएं, ये दो चैलेंज हैं आपके पास। और मेरे ख्याल में अगले जब तक आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं होगी आपकी, आप अनफॉर्चुनेटली यू विल बी कीप गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं शेख रशीद साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हो सकता है कि सब कुछ होने के बाद वो नमूदार हो, फिलहाल बहुत नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, लेकिन पार्लियामानी जो मीटिंग्स हैं उनमें वो जाते हैं, और मेरे ख्याल में जहां से उनको जो ज्यादा एनर्जी लेते थे, वो एनर्जी नहीं मिल रही उनको, मेरा जो अंदेशा है। बिल्कुल। और क्योंकि आजकल वो बिल्कुल नहीं आ रहे, और जो सियासत में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है टू रिमेन रेलिवेंट। लोग बड़े अजीब अजीब किस्म के बयान देकर सिर्फ बीइंग रेलिवेंट, खबरों का हिस्सा बनने के लिए, और शेख रशीद साहब को लाइमलाइट बहुत पसंद है। उसमें इमरान खान साहब भी आ जाते हैं कभी कभी, मुझे लगता है जिस तरह की स्टेटमेंट उनकी आती है वो बस इसीलिए है ताकि वो लाइमलाइट में। अफसोस है, सियासत करने वालों को सीखना चाहिए इमरान खान से। इमरान खान साहब को इतना इस वक्त जितना फ्री एयर टाइम मिल रहा है, किसी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला। जितनी सिक्योरिटी उनको मिल रही है आज तक किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली। और जो इस वक्त जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पीडीएम को चाहिए सोचें कि आप भी कोई हिलें जुलें, कोई, मेरा मकसद है आप भी कोई रेलिवेंट रहें, खबरों का हिस्सा रहें आप भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज पीटीआई और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। बिल्कुल, उसके अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, ना उन्हें फ्लड नजर आ रहा है और ना ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो कितने परेशान है। और अब बीमारियां भी निकल आई हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो